हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कमलेश सुरवाड़िया अपनी आपके स्टडी चैनल की एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। अकाउंट ऑफ बिजनेस परचेज चैप्टर के लेक्चर 3 में आज हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। उनके जो भी प्रीवियस वीडियोस है उसमें एक एग्जांपल सॉल्व किया था और आगे बता भी दिया था कि अकाउंट ऑफ बिजनेस परचेज में जो भी सम्स है उसको हम दो तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं उनकी परचेज प्राइस से रिलेटेड। तो इसमें दो तरीके से हम परचेज प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें पहली मेथड है परचेज कंसीडरेशन मेथड, यानी जब एग्जांपल में आपको परचेज प्राइस दी गई है या फिर परचेज कंसीडरेशन के बारे में बताया है। और दूसरी चीज होती है कि जब आपको परचेज प्राइस के बारे में नहीं बताया है। तो अगर परचेज कंसीडरेशन बताया है तो वो सब कैसे सॉल्व करते हैं वो आगे देख लिया था लेक्चर 2 में। आज लेक्चर 3 में हम नेट असेट मेथड से कैसे परचेज प्राइस कैलकुलेट करते हैं और कैसे उनकी एंट्रीज लिखते हैं वो देखना है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेंगे। यहाँ बताया है द बैलेंस शीट ऑफ परेश एंड दीपक एज ऑन 31 मार्च 2016 इज एज फॉलो। और आपको बैलेंस शीट दिया है, इसमें लिएबिलिटीज, कैपिटल और असेट्स के बैलेंस है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताया है कि श्रुति लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड टू टेक ओवर द अबव बिजनेस, इट्स ऑथोराइज्ड कैपिटल वाज 5000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। देखो यहाँ जो भी श्रुति लिमिटेड है वो नई कंपनी स्टार्ट होती है, किस लिए? तो एक रनिंग बिजनेस को परचेज करने के लिए, और उनकी जो ऑथोराइज कैपिटल है वो कितनी डिसाइड की गई है 5000 इक्विटी से ईच ₹100। कंडीशन फॉर बिजनेस परचेज आर एज फॉलो। जो भी कंडीशन है वो कंडीशन से बिजनेस को परचेज किया जाता है। इसमें सबसे पहली कंडीशन है गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ₹24,000। देखो यहाँ गुडविल की वैल्यूज बता दी है, तो मैंने आगे बताया था आपको कि अगर एग्जाम्पल में गुडविल की वैल्यू बताई है तो समझ लेना है कि इसमें नेट असेट्स मेथड से आपको परचेज कंसिडरेशन डिसाइड करना है। सेकंड है ऑल द लिएबिलिटी असेट बिल पेएबल आर टू बी एक्सेप्टेड बाय द कंपनी, यानी जो भी फर्म्स है उनकी सारी लिएबिलिटीज कंपनी ले लेती है सिर्फ बिल्स पेएबल को छोड़ के। ऑल असेट्स एक्सेप्ट ₹4000 कैश आर टू बी एक्सेप्टेड बाय द कंपनी, यानी कैश में से सिर्फ 4000 के बिना सारी असेट्स कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है, यानी खरीद लेती है। Asset were valued as follow: fixed asset taken over by company at more than 25% of book value। जितनी भी फिक्स असेट्स है उनकी वैल्यूएशन कैसे करनी है? 25% मोर देन बुक वैल्यू। 50% स्टॉक एट लेस बाय 20% एंड रिमेनिंग स्टॉक एज पर बुक वैल्यू, यानी स्टॉक में से 50% स्टॉक का 20% लेस वैल्यूएशन करना है और रिमेनिंग जो 50% है उनका बुक वैल्यू से वैल्यूएशन करना है। डेटर्स विद प्रोविजन ऑफ 10% बैड डेट्स रिजर्व, यानी डेटर्स को आपको नए 10% बीडीआर से लेना है। रियलाइजेशन एक्सपेंस ₹6,000 ऑफ द फर्म बोर्न बाय द न्यू कंपनी, यानी असेट्स की रियलाइजेशन करने के लिए जो भी एक्सपेंस होता है वो नई कंपनी उसे बोर्न करेगी, यानी नई कंपनी वो एक्सपेंस पे करेगी। Purchase consideration is to be paid 2000 equity share fully paid up at a 10% premium, 12% 1200 debenture each of ₹100 at 10% discount and the rest amount in cash। यानी यहाँ परचेज कंसिडरेशन 3 अलग अलग चीजों से पे किया जाएगा। सबसे पहले इसमें 2000 इक्विटी शेयर दिया जाएगा जो 10% प्रीमियम से होंगे, और डिबेंचर दिए जाएंगे जो 10% डिस्काउंट से होंगे, और जो भी रेस्ट अमाउंट है वो कैश से पे किया जाएगा अकॉर्डिंग फॉर परचेज प्राइस के लिए। द रिमेनिंग शेयर आर इश्यूड टू पब्लिक एट 10% प्रीमियम विच वर फुल्ली पेड अप। देखो यहाँ कंपनी की जो भी ऑथोराइज कैपिटल है वो कितनी है यहाँ पे? तो 5000 इक्विटी शेयर है। इसमें से जो भी फर्म्स हम परचेज करते हैं उसको कितने शेयर देने वाले हैं? 2000 इक्विटी शेयर। तो रिमेनिंग कितने रहेंगे? 3000। तो ये जो रिमेनिंग 3000 इक्विटी शेयर है वो हमें पब्लिक में बेच देना है, वो भी कैसे? 10% प्रीमियम से। वो पूरे पैसे हमें मिल जाते हैं। कंपनी पेड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ₹6000, यानी कंपनी का जो एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस होता है वो कितना रहता है? 6000, वो की कंपनी पे कर रही है। पास नेसेसरी जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ श्रुति लिमिटेड एंड प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू कंपनी, यानी यहाँ जो नई कंपनी है श्रुति लिमिटेड जो परचेजर्स है उनकी बुक में हमें जरूरी कैलकुलेशन करने के बाद एंट्रीज भी लिखनी है और बैलेंस शीट बनाना है। तो सबसे पहले बिजनेस परचेज के समय में ये डिसाइड करना है कि इन विच मेथड वी हैव टू गो परचेज प्राइस। परचेज प्राइस हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसमें बता दिया है साफ साफ कि गुडविल बता दिया है,
ठीक है, और कोई भी एडजस्टमेंट में परचेज कंसिडरेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया, यानी परचेज प्राइस दी नहीं है, तो फिर हम नेट असेट्स से जाएंगे। तो उनका मतलब ये होता है कि यहाँ जो भी नेट असेट्स होगी वो ही कंपनी की परचेज प्राइस रहेगी। तो हम सबसे पहले कैलकुलेशन इसमें करेंगे नेट असेट्स के बारे में। क्या फाइंड करेंगे? नेट असेट्स। नेट असेट्स के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल असेट्स टेकन ओवर। जो भी असेट्स है जो हम ले रहे हैं वो ही लिखेंगे न्यू प्राइस से। तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या बताया है? गुडविल। जो यहाँ नई गुडविल है वो लेने वाले हैं, वो 24,000 से। हम गुडविल की वैल्यूज ऑलवेज जो नई है वो लेंगे, गुडविल 24,000। ठीक है, उसके बाद नई एसेट्स क्या है? देखो ये गुडविल जो है बुक में या बैलेंस शीट में दिया है, उसका हमें कुछ नहीं करना है। अगर नई वैल्यू दी है तो हमें लिखनी है, नई वैल्यू अगर नहीं बताई तो ये गुडविल की वैल्यू हमें 0 एज्यूम कर देनी है। तो यहाँ जो भी एडजस्टमेंट में न्यू गुडविल की वैल्यूज जो दी है वो हमें लिखनी है। वो कितनी थी? 24,000, वो लिख दिया। अब बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या है? यहाँ पे फिक्स एसेट्स है, और फिक्स एसेट के बारे में क्या बताया है यहाँ पे कि फिक्स एसेट टेकन ओवर बाय कंपनी एट मोर देन 25%। आपको 25% ज्यादा वैल्यूज उनकी डिसाइड करनी है। देखो कोई भी फिक्स एसेट्स है तो बैलेंस शीट में देख लेना है अगर उनका डेप्रिसिएशन फंड है कि नहीं। तो यहाँ बताया डेप्रिसिएशन फंड बिल्डिंग वो कितना है? 40,000। तो ये बिल्डिंग जो भी है वो हमें 25% मोर वैल्यूएशन करनी है। तो कैसे लिखेंगे यहाँ देखना है आपको। सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे बिल्डिंग, जो बुक वैल्यू कितनी है? 2,40,000 से। ठीक है, इसमें से सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन जो फंड बताया है यहाँ पे बैलेंस शीट में लियाबिलिटीज में दिया है वो सब्सट्रैक्ट कर देंगे। यानी अब उनकी जो डेप्रिसिएटेड वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 लाख। अगर एग्जाम्पल में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो बिल्डिंग की वैल्यू आपको कितनी लेनी है? 2 लाख लेनी है। अगर फिर इसमें कोई परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज बताया तो वो करना है। तो हम यहाँ करेंगे प्लस 25% मोर वैल्यूएशन करना है। अब 2 लाख का 25% करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा यहाँ पे हमें? तो वो रहेगा 40,000। तो कुल मिला के बिल्डिंग की जो वैल्यूज है वो कितनी हो जाएगी? 2,40,000। ये हो गया। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो बिल्डिंग के बाद क्या है यहाँ पे? मशीन। मशीन भी किसमें आएगा? फिक्स एसेट्स में आएगा। तो उनकी भी हमें वैल्यूज कितनी? 25% मोर देन लेनी है जो बुक वैल्यूज है। यहाँ पे देखो बिल्डिंग के लिए कोई डेप्रिसिएशन फंड नहीं बताया है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे सबसे पहले मशीन, और उनकी जो भी बुक वैल्यूज है वो कितनी है? 50,000 प्लस इसमें हमें ऐड करना है 25% मोर वैल्यू। अब 50,000 के 25% निकालेंगे तो वो आंसर कितना रहेगा यहाँ पे? 12,500। तो जो मशीन्स है उनकी वैल्यू हो जाएगी 62,500। ये हो गया। चलो उसके बाद जाएंगे। उसके बाद क्या बताया यहाँ पे? स्टॉक, वो है 38,000। अब स्टॉक के लिए भी एक एडजस्टमेंट बताया है। यहाँ बताया है स्टॉक के बारे में कि 50% स्टॉक एट लेस बाय 20% एंड रिमेनिंग स्टॉक एज पर बुक वैल्यू। तो हमें स्टॉक का वैल्यूएशन करना होगा। क्या करेंगे? देखो उसके लिए कैलकुलेशन यहाँ शो कर देता है साइड में। सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पे स्टॉक। स्टॉक की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? जो बुक वैल्यू में बताया 38,000। ठीक है, अब उसमें ये बताया है कि 50% स्टॉक का वैल्यूएशन अलग तरीके से, 50% का अलग है। तो 50% हम निकालेंगे तो यहाँ कितना होगा? 90,000। 90,000। अब ये बताया है कि जो 50% स्टॉक्स है उसमें से हमें कितने परसेंट लेस लेने हैं? 20%। तो हम यहाँ लिख देंगे लेस 20%। अगर 90,000 के 20% निकालेंगे तो वो कितना आंसर होगा? 3,800 होगा। तो वो लेस वैल्यूएशन है तो यहाँ पे आ जाएगा 15,200, और जो रिमेनिंग 50% है उनकी बुक वैल्यू लेनी है। तो फिर हम ये दोनों का टोटल कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों का हम टोटल कर देंगे तो क्या आंसर मिलेगा? 90,000 जो बुक वैल्यू से लेना है, और 50% है वो 20% लेस लेना है, यानी 15,200 और 19,000। ये दोनों का टोटल कर देंगे तो वो होगा 34,200। तो स्टॉक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 34,200। इसी तरह जाना है। स्टॉक के बाद क्या बताया? डेटर्स। देखो डेटर्स है 49,000, बीडीआर है 4,000, और जो बैलेंस शीट में बैलेंस है 45,000। अब इसमें नया एक बीडीआर के बारे में बताया है यहाँ पे
कि डेटर्स विथ प्रोविजन ऑफ 10% बीडीआर, आपको 10% बीडीआर लेना है। तो फिर आपको क्या करना है, उनकी जो बैड डेब्ट्स रिजर्व से पहले की जो अमाउंट है वो डेटर्स हमें लेना है, बीडीआर डिडक्ट करने से पहले की। तो वो कितनी है 49,000 से, तो हम यहाँ लिखेंगे डेटर्स, वो लिखना है आपको 49,000 और इसमें से माइनस करेंगे बीडीआर, तो कितना लेना है आपको 10%। 10% अगर करेंगे तो वो आंसर रहेगा 4900। 49,000 में से 4900 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो फिर आपको आंसर मिलने वाला है 44,100। तो ये हो गया डेटर्स। उसके बाद देखें तो वो क्या है, प्री पेमेंट। प्री पेमेंट यानी पेमेंट इन एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंसेस जिसे हम बोलते हैं, वो है 2000, तो वो भी हमें ले लेना है यहाँ पे प्री पेमेंट। यहाँ बताया है कि आपको सिर्फ कैश नहीं लेने, बाकी सब लेना है, तो प्री पेमेंट यहाँ पे है 2000। प्री पेमेंट के बाद देखें तो वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो उनकी बुक वैल्यू से हमें ले लेना है 26,000, यहाँ लिखेंगे इन्वेस्टमेंट और वो कितना है 26,000। उसके बाद क्या बताया हमें यहाँ पे कैश 34,000, लेकिन कैश में क्या एडजस्टमेंट है यहाँ बताया है 3 नंबर में। देखो ऑल द असेट एक्सेप्ट ₹4,000 कैश आर टू बी एक्सेप्टेड बाय द कंपनी, यानी कंपनी पुरानी फर्म की सारी एसेट्स ले लेती है लेकिन 4,000 कैश को छोड़ के। तो 4,000 हमें कैश नहीं लेना है, तो यहाँ पे 34 है तो हम इसमें से 4,000 डिडक्ट करके लेंगे, तो यहाँ पे कैश कितनी रहेगी 30,000। ये हो गया। चलो ये सारे एसेट्स का काम हो गया, तो उनका हम टोटल निकाल देंगे यहाँ से 24 से लेके 30,000 तक। तो जो भी टोटल असेट्स टेकन ओवर है उनका आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे 4,72,800। ठीक है, चलो अब ये हो गया। उसमें से हमें सब्सट्रैक्ट करना है अब लियाबिलिटीज टेकन ओवर। तो लियाबिलिटीज में देखते हैं क्या है। देखो सबसे पहले कैपिटल है, प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट है, 12% डिपॉजिट, वो लियाबिलिटीज है, उनके बारे में कुछ भी नहीं बताया तो हम ले लेंगे 60,000 से। तो यहाँ लिख रहे हैं यहाँ पे 12% डिपॉजिट, क्या है उनकी बैलेंस 60,000। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं, वो है क्रेडिटर्स, तो वो भी लियाबिलिटीज है 30,000, तो वो लिखेंगे यहाँ पे क्रेडिटर्स 30,000। क्रेडिटर्स के बाद क्या बताया है यहाँ पे, वो है वर्कमैन सेविंग अकाउंट, तो वो भी लियाबिलिटीज है, आपको याद रखना है। वर्कमैन सेविंग अकाउंट 18,000, तो यहाँ लिखेंगे वर्कमैन सेविंग अकाउंट, वो है 18,000। वर्कमैन सेविंग अकाउंट के बाद क्या रहेगा, बिल्स पेएबल। तो यहाँ देखो सेकंड नंबर में बताया था ऑल द लियाबिलिटी एक्सेप्ट बिल्स पेएबल, यानी बिल्स पेएबल को छोड़ के सारी लियाबिलिटीज नई कंपनी ले लेगी। बिल्स पेएबल हमें नहीं लेना है, बता दिया है साफ साफ। इसके बाद है वर्कमैन एक्सीडेंट फंड, तो ये जो है वर्कमैन एक्सीडेंट फंड वो रिजर्व है, यानी कंपनी का रिटर्न प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट तो हम ले नहीं सकते, हम सिर्फ लियाबिलिटीज लेंगे, तो ये प्रॉफिट है इसीलिए हम उसे नहीं लिखेंगे। इसके बाद डेप्रिसिएशन फंड, वो भी आपको लिखना नहीं है, अगर जरूरत है तो जो भी असेट्स है उसमें से वो सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो लियाबिलिटीज में सिर्फ ये 3 ही चीज है, डिपॉजिट, क्रेडिटर्स एंड वर्किंग सेविंग अकाउंट। ये तीनों का टोटल निकाल देंगे तो वो आंसर रहेगा यहाँ पे 1,08,000। ठीक है, अब असेट्स में से लियाबिलिटीज को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो वो रहेगा 3,64,800 और ये आपका आंसर आ गया नेट असेट्स। सिंपल सी चीज हो गई। चलो तो उसी तरह आपको नेट असेट्स निकालनी है। ठीक है, स्टॉक की कैलकुलेशन से अगर जरूरत पड़े तो आप उसे देख सकते हैं। तो ये चीज हो गई यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, परचेज प्राइस पे जाना है। नेट एसेट्स हो गई, उसके बाद सेकंड कैलकुलेशन हम करेंगे परचेज प्राइस के लिए। तो देखो क्या लिखना है आपको, यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं परचेज प्राइस। अब परचेज प्राइस क्या रहेगी, तो जो आपकी नेट असेट्स है वही आपके लिए परचेज प्राइस है, वो है 3,64,800। तो ये परचेज प्राइस है। लेकिन यहाँ पे एक चीज बताइए, वो आपको मैं बता देता हूँ कि ये 5 नंबर में रियलाइजेशन एक्सपेंस, यानी जो भी असेट्स है उनकी वैल्यूएशन करते हैं, उसे सेल करते हैं, रियलाइज वैल्यू निकालते हैं। तो ये जो
कंपनी की लिएबिलिटीज और असेट्स की जो रियलाइज वैल्यू है वो निकालने के लिए कितना एक्सपेंस होता है 3000 रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ फर्म बोर्न बाय न्यू कंपनी। और ये फर्म का एक्सपेंस है लेकिन कौन पे करने वाला है, कंपनी पे करने वाली है। देखो ये एक्सपेंस अगर फर्म पे कर रही है तो आपको उसकी कोई भी एंट्रीज नहीं लिखनी है, लेकिन यहाँ नई कंपनी पे कर रही है तो उनका मतलब ये हुआ कि नेट एसेट्स के लिए तो हमें 3,64,800 पे करने हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ये 3000 एक्सपेंस भी हमें पे करना है, तो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ परचेज प्राइस। तो इसमें हम ऐड करेंगे 3000 को रियलाइजेशन एक्सपेंस। एक चीज याद रखनी है, अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस कंपनी पे करती है तब जाके ही आपको ये परचेज प्राइस में कंसीडर कर देना है, और वो कितना है 3000 से, कितना है 3000। तो अब आपकी परचेज प्राइस क्या हो जाएगी 3,67,800, ये आपकी परचेज प्राइस है। तो सिंपल सी कैलकुलेशन हो गई। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस नहीं है या फिर फर्म खुद पे करती है तो आपको इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। परचेज प्राइस में रियलाइजेशन एक्सपेंस कब कंसिडर होगा, अगर वो नई कंपनी पे कर रही है, तो हम यहाँ पे करते हैं तो उसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद थर्ड नंबर में जाएंगे कि परचेज जो प्राइस है वो परचेज प्राइस कैसे पे करेंगे। तो परचेज प्राइस पेबल एज अंडर, जो हम नीचे बताएंगे उसी तरह परचेज प्राइस पे करेंगे। उसके लिए काम करना है, सबसे पहले आपको लिख देना है परचेज प्राइस। परचेज प्राइस सबसे पहले लिख दो जो यहाँ पे लिखा है 3,67,800। अब ये 3,67,800 जो परचेज प्राइस है वो कंपनी कैसे पे करती है, तो उसके लिए बता दिया है 6 नंबर में। देखो परचेज कंसिडरेशन इज टू बी पेड 2000 इक्विटी शेयर फुल्ली पेड अप एट अ 10% प्रीमियम। अब देखो यहाँ इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू नहीं बताई, लेकिन यहाँ सबसे पहले बता दिया था कि कंपनी की जो ऑथोराइज कैपिटल है वो 5000 इक्विटी शेयर और ₹100 से बनी हुई है। तो यहाँ पे जो शेयर है उनकी वैल्यूज कितनी है, फेस वैल्यू कितनी है 100 है। और ऐसे 100 रुपीज वाले कितने शेयर हम देने वाले हैं 2000, वो भी 10% प्रीमियम से। तो उसमें कैसे जाएंगे, देखो यहाँ पे यहाँ लिखेंगे हम क्या लिखना है आपको कि इक्विटी शेयर कैपिटल। अब सिंपल क्वेश्चन है, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना शेयर देना है आपको 2000 और 100 रुपीज उनकी प्राइस, तो वो कितने हो गए 2 लाख। और साथ में आपको लिखना है सिक्योरिटी प्रीमियम। अब सिक्योरिटी प्रीमियम भी कितना है 10% से, तो क्या होगा 2000 इंटू 10% यानी 100 का शेयर है, तो पर शेयर प्रीमियम कितना होगा 10 रुपीज, यानी 20 रुपीज हो जाएगा आपका सिक्योरिटी प्रीमियम। तो आप जो भी इक्विटी शेयर देने वाले हैं उनकी वैल्यूज कितनी रहेगी 2,20,000, क्या रहेगी 2,20,000। अब ये जो 3,67,800 हमें पे करने हैं उसके लिए 2,20,000 के हम इक्विटी शेयर देने वाले हैं। उसके बाद क्या अमाउंट रहेगी, तो 1,47,800। अब जो 1,47,800 रिमेनिंग अमाउंट है उसके लिए भी हम आगे बताया है कि 12% 1200 डिबेंचर ऑफ 100 एट 10% डिस्काउंट। हम 1200 डिबेंचर देने वाले हैं 10% डिस्काउंट से, तो उसके लिए लिखेंगे यहाँ पे 12% डिबेंचर। क्या होगा देखो इसमें 1200 देने वाले और उनकी वैल्यूज 100 है, तो क्या हो गया 1,20,000। और वो भी कैसे देने हैं, लेस डिस्काउंट से देने हैं, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना है 10%, यानी 1,20,000 है लेकिन डिस्काउंट से 10,000, तो वो सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो फिर जो डिबेंचर ले रहे हैं उससे हमारी परचेज प्राइस कितनी कम होगी 1,08,000। कितना कम होगा 1,08,000। अब एक काम करना है आपको, ये जो 1,47,800 है उसमें से 1,08,000 का जो डिबेंचर देते हैं वो सब्सट्रैक्ट कर दो। इसके बाद क्या रहेगा, तो 39,800 रिमेनिंग अमाउंट रहेगी। और ये जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हमें कैसे पे करनी है, तो ये यहाँ पे लिख देंगे पेड बाय कैश। या बता दिया था कि लास्ट में जो भी रिमेनिंग अमाउंट है रेस्ट अमाउंट विल बी पेड इन कैश, तो वो कैश से पे करेंगे। तो यहाँ परचेज कंसिडरेशन 3 टाइप्स में, इक्विटी शेयर, डिवेंचर और कैश। तो ये हो गई परचेज प्राइस जो हम कैसे पे करेंगे उनके रिलेटेड चीज। तो ये कैलकुलेशन आपको कर देनी है।
इसमें गुडविल तो आपको निकालनी नहीं है क्योंकि गुडविल तो बता दिया है, और गुडविल बता दिया है तो उनका मतलब ये हुआ कि यहाँ नेट असेट्स मेथड का यूज करना है, तो ये हो गया। ठीक है, तो एसेट्स का वैल्यूएशन कैसे करना है, कौन से एसेट कैसे लेनी, वो सारी चीज बता दी। लियाबिलिटीज लिखते वक्त आपको ध्यान रखना है कि इसमें कोई प्रॉफिट का बैलेंस न लिखा जाए, और अगर कोई लियाबिलिटीज ऐसी है जो कंपनी नहीं ले रही तो वो आपको कंसीडर करनी नहीं है। उसके बाद जो नेट एसेट्स आएगी वो आपकी परचेज प्राइस रहेगी। लेकिन एक चीज मैंने बता दी यहाँ पे कि अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस कंपनी बॉन्ड कर रही है तो वो भी आपका परचेज प्राइस का हिस्सा है, उसे ऐड कर देना है। ठीक है, और उसके बाद जो भी आपकी फाइनल परचेज प्राइस है वो कैसे पे करनी है वो भी लिख दिया। अब हमें लिखनी है जनरल एंट्रीज, इसमें बताया है। तो सबसे पहली जनरल एंट्रीज हम किसके लिए लिखेंगे, तो फॉर टेकन ओवर असेट्स एंड लियाबिलिटीज। तो अब आपको स्टेटमेंट नहीं देखना है, आपकी कैलकुलेशन से जाना है। देखो या मैं एक बार बता देता हूँ, बाद में साथ में लिख देंगे। ये जो गुडविल, बिल्डिंग, उसके बाद ये स्टॉक, डेटर्स, पीडीआर, प्रीपेमेंट, इन्वेस्टमेंट और कैश, ये सारी जो असेट्स हमने ली है वो डेबिट करेंगे। ठीक है, इसमें से ये जो भी लियाबिलिटीज है वो सब्सट्रैक्ट करेंगे यानी क्रेडिट करेंगे, और फिर डिफरेंस अमाउंट हम कहाँ से लिखेंगे, परचेज प्राइस से लिखेंगे। देखो क्या होगा इसमें, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे गुडविल अकाउंट डेबिटेड, और वैल्यूज यहाँ कितनी आएगी गुडविल की, 27,000। अब कोई बोलेगा भाई 27,000 कहाँ से आ गई, क्योंकि यहाँ तो गुडविल 24,000 है। तो एक चीज आपको याद रखनी है कि ये जो भी आपका रियलाइजेशन एक्सपेंस जो कंपनी पे करती है वो आपको गुडविल में ऐड कर देना है। क्या कर देना है, गुडविल में ऐड कर देना है। यानी आपकी गुडविल कहाँ थी, 24,000 थी, लेकिन 3,000 इसमें क्या ऐड किया हमें, रियलाइजेशन एक्सपेंस विच आर बोर्न बाय न्यू कंपनी। तो गुडविल यहाँ 27,000 लिखी है। उसके बाद फिर क्या लिखना है आपको, बिल्डिंग अकाउंट जो भी बताया है। अब बिल्डिंग अकाउंट कितना है यहाँ पे, तो वो भी देख लेंगे यहाँ पे, वो है 2,40,000। उसके बाद जो भी एसेट्स है वो लिखेंगे, तो वो है मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट की न्यू वैल्यूएशन कितनी है, 62,500 है। ठीक है, मशीन के बाद क्या आएगा वो लिखेंगे। देखो ये मशीन 62,500, उसके बाद है स्टॉक। स्टॉक कितना है, 34,200, तो वो लिखेंगे यहाँ पे स्टॉक अकाउंट, वो है स्टॉक अकाउंट में 34,200। ठीक है, उसके बाद हमें क्या लिखना है, डेटर्स अकाउंट लिखना है। लेकिन एक चीज इसमें आपको याद रखनी है, डेटर्स और बीडीआर दोनों अलग बैलेंस है। ठीक है, डेटर्स अलग चीज है, तो यहाँ डेटर्स आपको 49,000 ही लेने हैं। कितने, 49,000 टोटल लिखने हैं। ठीक है, और जो बीडीआर है वो हम क्रेडिट करेंगे। इसके बाद आया प्रे पेमेंट, वो है 2,000, तो वो लिखेंगे यहाँ पे प्रे पेमेंट, वो कितना है, 2,000। प्री पेमेंट के बाद कौन सा असेट्स है, तो वो है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज क्या है यहाँ पे, 60,000। और लास्ट में क्या था, कैश अकाउंट, वो भी आपने कैलकुलेशन में जो लिखी है वो लिखना है 30,000। ये हो गया। तो सारी जो असेट्स है वो लिख दिया, 2,000, 26,000 और 30,000। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 60,000 नहीं है, 26,000 है, तो वो करेक्शन कर देते हैं। ओके, चलो उसके बाद लियाबिलिटीज। तो लियाबिलिटीज में क्या है, 3 लियाबिलिटीज है। कौन से 12% डिपोजिट, क्रेडिटर एंड वर्किंग सेविंग अकाउंट, वो तीनों लिखनी है आपको। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे 12% डिपोजिट अकाउंट जो लियाबिलिटी, उनके अमाउंट क्या है, 60,000, तो वो क्रेडिट में लिखेंगे। फिर आपको लिखनी है एक और लियाबिलिटीज आपकी है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने लिखने हैं, 30,000। और फिर एक है टू वर्कमैन सेविंग अकाउंट, और वर्कमैन सेविंग अकाउंट कितना था, 18,000। और एक चीज ये याद रख के आपको लिखनी है, बैड डेट रिजर्व अकाउंट, और वो कितना था, 4,900। तो डेटर्स और बीडीआर दोनों अलग चीज है, तो इसीलिए डेटर्स जो है उनका डेबिट बैलेंस है, तो वो टोटल अमाउंट आपको यहाँ पे 49,000 डेबिट करना है, और बीडीआर जो आपने सब्सट्रैक्ट की है वो यहाँ लिखनी है 4,900। तो इसी तरह सारी एसेट्स को डेबिट करना है, लियाबिलिटीज को क्रेडिट करना है। अब ये एसेट्स वैल्यू में से लियाबिलिटीज को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ आपका आंसर कितना होने वाला है,
3,67,800 रहेगा। और ये बैलेंस कितना आना चाहिए, तो जो भी आपकी परचेज प्राइस है उसके जितना। तो यहाँ देखो परचेज प्राइस कितनी है, 3,67,800 है, और इसके सामने आपको लिखना है 2। क्या नाम था फर्म का, तो परेश एंड दीपक फर्म अकाउंट। ठीक है, जो भी फर्म्स है वो फर्म्स के नाम से आपको परचेज प्राइस लिख देनी है। तो ये हुई आपकी सबसे पहली एंट्रीज। उसके बाद सेकंड एंट्रीज आपको किसके लिए लिखनी है, तो ये जो भी दीपक एंड परेश फर्म अकाउंट में आपने जो परचेज प्राइस लिखी उनसे पेमेंट के लिए। तो यहाँ लिखेंगे परेश एंड दीपक फर्म अकाउंट डेबिटेड। ये जो आपने फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट किया है वही हम डेबिट करेंगे, 3,67,800। और अब आपको देखना है परचेज कंसिडरेशन हम कैसे पे करते हैं। तो उसके लिए या इक्विटी शेयर है, डिवेंचर है और कैश। लेकिन डिवेंचर में डिस्काउंट है और डिस्काउंट को हमें क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। तो इसीलिए हम यहाँ लिख देते हैं डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड। और डिवेंचर डिस्काउंट कितना है यहाँ पे 12,000, तो वो लिख देंगे। और साथ में लिखेंगे यहाँ पे 2 ने क्या क्या दिया है उस पे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। साथ में लिखेंगे 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। उसके साथ में लिखेंगे 2 12% डिवेंचर अकाउंट। इस डिवेंचर में जो डिस्काउंट था वो ऊपर डेबिट कर दिया, और लास्ट में हमें क्या पे करना है, कैश अकाउंट। अब इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी पे हमने दी है, 2 लाख, और प्रीमियम है 20,000। तो वो लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख, उसमें प्रीमियम दिया है 20,000। और डिवेंचर की फुल अमाउंट लिखेंगे 1,20,000। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1,20,000। और कैश में लास्ट में कितना पे किया है, 39,800। तो वो लिख देंगे 39,800। तो ये आपकी बिजनेस परचेज की जो परचेज प्राइस कंसिडरेशन पेमेंट की एंट्रीज है वो हो गई। तो उसी तरह 2 एंट्रीज लिखनी है। उसके बाद आपको देखना है अगर कोई एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट दिए हैं तो उनके रिलेटेड एंट्रीज लिखनी है, या फिर बिजनेस परचेज का काम यहाँ हो गया। तो देख लेते हैं स्टेटमेंट। तो यहाँ बताया है 7 नंबर में, द रिमेनिंग शेयर आर इश्यूड टू पब्लिक एट 10% प्रीमियम। जो भी रिमेनिंग शेयर है वो पब्लिक में इश्यू करना है। तो रिमेनिंग शेयर कितने रहेंगे, देखो यहाँ टोटल जो कैपिटल है वो 5,000 इक्विटी शेयर्स है, और इसमें से जो आपकी फर्म्स है जिससे हमने बिजनेस परचेज किया है उनको कितने शेयर दिए, 3,000। अब 5,000 में से 3,000 तो दे दिए, तो अब रहेंगे कितने, 3,000 इक्विटी से, और वो आपको 10% प्रीमियम से बेच देना है पब्लिक में। तो जो भी शेयर पब्लिक में इश्यू कर रहे हैं उनके लिए एंट्रीज लिखेंगे। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिटेड। वो कैसे लिखेंगे, देखो टोटल शेयर कितने हैं हमारे रिमेनिंग, 3,000, और 100 रुपीज का तो है लेकिन 10% प्रीमियम है, तो उनकी इश्यू प्राइस क्या हो जाएगी, 110। तो यहाँ रहेगा 3,30,000। 2 यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें 3,000 इंटू 100 यानी कैपिटल तो हमारी सिर्फ 3 लाख ही क्रेडिट होगी, और जो 10% आपका प्रीमियम है वो हम लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो 10% है तो वो कितना हो जाएगा, 30,000। ये प्रीमियम की एंट्रीज हो गई। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कोई और एडजस्टमेंट है तो देखो यह बताया, चलिए आप लास्ट में 8 नंबर में कंपनी पेड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 6,000, यानी ये जो कंपनी की ओपनिंग जो एक्सपेंस है वो कितना रहता है, शुरुआत में 6,000, और वो कंपनी पे कर रही है, तो उसके लिए लिखेंगे यहाँ पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड और टू कैश अकाउंट। एक्सपेंस कैसे पे करते हैं, उनकी एंट्रीज क्या लिखनी है वो तो सिंपल है, आप सबको पता होगा। तो ये हो गया प्रिलिमिनरी एक्सपेंस पेमेंट की एंट्रीज, यानी सारा काम हो गया। अब इसमें कोई और एंट्रीज बाकी नहीं है। तो एक्सरसाइज में बताया है कि आपको साथ में बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, कंपनी जो भी है उनका बैलेंस शीट यहाँ बताया 31 मार्च के लिए। तो आपकी जो बैलेंस शीट है वो कब स्टार्ट होगी, और यहाँ लिखेंगे 1 अप्रैल 2016।
ठीक है, 31 मार्च 2016 से, तो बैलेंस शीट उसके पिछले दिन यानी 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। अब इसमें बैलेंस शीट आपको इसी तरह वर्टिकल बनानी है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, तो पहला क्वेश्चन रहता है इक्विटी एंड लियाबिलिटीज, ठीक है, सबसे पहले ये लिखना होता है इक्विटी एंड लियाबिलिटीज। अब इसमें सबसे पहला नंबर किसका आएगा, तो वो आपका रहेगा शेयर कैपिटल। क्या रहेगा, शेयर कैपिटल। अब यहाँ शेयर कैपिटल में आपको ऑथोराइज कैपिटल, इश्यू कैपिटल वो भी लिखना है, लेकिन यहाँ जितनी भी ऑथोराइज कैपिटल है वो सारी हमने इश्यू कर दी है। तो कैपिटल कितनी आएगी, देखो यहाँ पे 2 बार हमने क्रेडिट किया है, 2 लाख ये कैपिटल और फिर 3 लाख, यानी टोटल कैपिटल कितनी हो गई 5 लाख। तो वो हमें लिख देना है 5 लाख, यहाँ पे यहाँ लिख देते हैं 5 लाख। चलो एक काम हो गया। उसके बाद सेकंड नंबर में क्या आएगा, तो वो है रिजर्व एंड सरप्लस। क्या लिखना है आपको, रिजर्व एंड सरप्लस। तो यहाँ पे देखो रिजर्व एंड सरप्लस में आए ऐसी एक ही इंफॉर्मेशन से, वो है सिक्योरिटी प्रीमियम। 20,000 यहाँ लिखा है, 30,000 यहाँ, टोटल 50,000 से, तो यहाँ लिख देंगे हम सिक्योरिटी प्रीमियम। एक ही अमाउंट है इसीलिए डायरेक्टली बार लिख देंगे 50,000। उसके बाद थर्ड नंबर आएगा। थर्ड नंबर में हमें लिखना है नॉन करंट लियाबिलिटीज। क्या लिखना है आपको, नॉन करंट लियाबिलिटीज। तो नॉन करंट लियाबिलिटीज में हमारे पास क्या है, जनरल एंट्रीज में देखो यहाँ पे जो भी लियाबिलिटीज है उसमें से एक ही चीज आएगी यहाँ पे 12% डिपॉजिट, और दूसरा जो हमने यहाँ पे डिबेंचर इश्यू किया है वो, तो वो दोनों चीज रहेगी यहाँ पे। तो 12% डिपॉजिट 60,000 की है, और 12% जो डिबेंचर्स है वो कितने हैं 1,20,000 के हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, तो वो लिखेंगे यहाँ पे नॉन करंट लियाबिलिटीज में 12% डिपॉजिट, और दूसरा एक आपको लिखना है 12% डिबेंचर। दोनों चीज आपको लिखनी है। अब डिपॉजिट की अमाउंट कितनी है यहाँ पे, तो वो है 60,000, ठीक है। और दूसरी चीज मैं बता दूं कि ये जो डिबेंचर्स है वो कितना है आपका 1,20,000। डिबेंचर कितने हैं 1,20,000, ये हो गया। यानी टोटल मिला के बोले तो कितना हो गया यहाँ पे 1,80,000, ये हो गया। चलो उसके बाद हम लिखेंगे नॉन, नॉट नहीं, यहाँ पे नॉन लिखना है हमें, नॉन करंट लियाबिलिटीज। इसके बाद आएगा नॉन करंट प्रोविजन। क्या लिखना है आपको, प्रोविजन। तो नॉन करंट प्रोविजंस में कोई एंट्री है, अगर है तो लिखेंगे। तो नॉन करंट प्रोविजंस में क्या आएगा, यहाँ पे एक ही चीज थी, कहाँ गई वो, फर्स्ट एंट्री में लिखा होगा ये रहा, वर्कमैन सेविंग अकाउंट। क्या आएगा, वर्कमैन सेविंग अकाउंट। तो वो लिख देते हैं यहाँ पे नॉन करंट प्रोविजंस में वर्कमैन सेविंग अकाउंट। और जो वर्कमैन सेविंग अकाउंट्स है उनकी अमाउंट कितनी थी वो देख लेते हैं यहाँ पे। वर्कमैन सेविंग अकाउंट की एंट्रीज थी 18,000 की, तो वो एक ही एंट्री से डायरेक्टली लिख देंगे 18,000। चलो उसके बाद 5 नंबर में आएगा करंट लियाबिलिटीज। करंट लियाबिलिटीज, करंट लियाबिलिटीज में देखिए एंट्रीज में तो क्या क्या हो सकता है, इसमें क्रेडिटर्स आएगा, एक ही चीज है क्रेडिटर्स, वो है कितना 30,000, तो वो लिखेंगे यहाँ पे क्रेडिटर्स, वो रहेगा 30,000। एक ही एंट्री तो बाहर लिख देते हैं। उसके अलावा तो क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे कैपिटल तो आ गई, प्रीमियम आ गया, डिबेंचर आ गया, कैश अकाउंट बाद में लिखेंगे, कैपिटल प्रीमियम आ गया, कैश आ गया, यानी सारी चीज हो गई, ठीक है। और कुछ हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये हो गया, फिर भी हमें थोड़ी स्पेस ब्लैंक छोड़ के यहाँ लिखना है। अब नया पोर्शन हमारा वो क्या रहेगा, असेट्स का। असेट्स में हमें 2 पार्ट्स बनाने हैं। सबसे पहला जो है वो हम लिखेंगे नॉन करंट असेट्स। क्या लिखना है आपको, नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स में सबसे पहला पॉइंट आएगा कि फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स से हम लिखेंगे पहले टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स। क्या लिखेंगे, टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स। टेंजिबल्स में यहाँ पे 2 असेट्स है, वो क्या है, बिल्डिंग और मशीन, ठीक है। तो वो लिख देंगे यहाँ पे
टेंजिबल में सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पे बिल्डिंग, और दूसरी एक टेंजिबल्स में है मशीन। ठीक है, बिल्डिंग की वैल्यूज कितनी लेनी है, यहाँ पे आपको 2,50,000 लेना है, और ये जो मशीन है उनकी वैल्यू क्या लेनी है, 62,500 लेना है। दोनों का टोटल करेंगे तो क्या रहेगा, 3,11,000 नहीं, 3,12,500 टोटल रहेगा। उसके बाद आपको लिखना है इंटेंजिबल, क्या लिखना है, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में एक ही चीज यहाँ पे है, वो है गुडविल। गुडविल की टोटल वैल्यूज क्या थी, वो लिख दी थी हमने यहाँ पे फर्स्ट एंट्रीज में, वो है 27,000। कितना है, 27,000। तो वो लिखेंगे यहाँ पे, गुडविल एक ही अमाउंट है तो डायरेक्टली हम फाइनल कॉलम में लिख देंगे 27,000। चलो, फिक्स इन्वेस्टमेंट के बाद अब आएगा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी कैसे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट में यहाँ एक ही इन्वेस्टमेंट है, वो है 26,000। तो वो लिख देंगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 26,000। चलो, इन्वेस्टमेंट के बाद इसमें और कोई नॉन करंट एसेट्स में और कोई बचा नहीं है, तो फिर 2 नंबर में लिख देंगे करंट असेट्स। क्या लिखेंगे, करंट असेट्स। जो आगे आपने लिखा था नॉन करंट एसेट, अब करंट एसेट। करंट एसेट्स में जो भी वो लिख देंगे। करंट एसेट में क्या रहेगा, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो स्टॉक आएगा 34,200, वो लिख देंगे यहाँ पे स्टॉक। कितना है, 34,200। उसके बाद लिखेंगे डेटर्स। चलो, डेटर्स अब कितने हैं यहाँ पे, डेटर्स है, कहाँ गए वो, डेटर्स है 49,000 से। ठीक है, लेकिन इसमें से बैड डेब्ट्स रिजर्व जो है वो सब्सट्रैक्ट करके लिखेंगे। तो यहाँ पे डेटर्स लिखेंगे 49,000, और इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे BDR, यानी 4,900। तो फिर क्या आंसर आने वाला है इसमें, डेटर्स में 44,000 और 100। अब डेटर्स के बाद देखेंगे तो वो है प्री पेमेंट, वो कितना है, 2,000 है। प्री पेमेंट कितना है, 2,000 से, तो वो लिखेंगे प्री पेमेंट 2,000। प्री पेमेंट के बाद देखें तो क्या रहेगा यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट आ गया कैश। तो कैश कैसे लिखनी है वो बता देता हूँ मैं आपको। देखो, उसके लिए थोड़ा लिखना होगा आपको। सबसे पहले देखो, ये फर्स्ट एंट्री जो है, इसमें कैश हमारे पास बैलेंस कितना हमने परचेज किया था फर्म से, 30,000। उसके अलावा हमें यहाँ कैश रिसिप्ट कहाँ पे है, तो एक ही चीज है यहाँ, जब हमने जो रिमेनिंग शेयर पब्लिक में इश्यू किए थे, कितनी कैश मिली थी हमें, 3,30,000। तो ये हो गया, यानी टोटल पास हमारे पास कैश का बैलेंस कितना हो गया, 3,60,000। इसमें से हमने पेमेंट कहाँ किया था, तो 2 जगह पेमेंट किया था। एक जो पुरानी फर्म को परचेज कंसिडरेशन के वक्त कितना कैश पेमेंट किया था, 39,800। कितना पे किया था, 39,800। और दूसरा एक प्रीलिमिनरी एक्सपेंस में हमने कितना एक्सपेंस किया था, 6,000। ठीक है, तो अब टोटल कितना हो गया यहाँ पे, ये दोनों का टोटल करें तो 45,800 पेमेंट किया था। टोटल हमारी रिसिप्ट कितनी रही, 3,60,000। तो फिर ये डिफरेंस कितना रहेगा यहाँ पे, 3,14,200। तो ये लिख देंगे यहाँ पे 3,14,200। ये हो गया। अब देख लेते हैं फिर से एक बार। देखो, यहाँ पे एंट्री से आपको चेक करना है। देखो, गुडविल हो गई, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, प्रीपेमेंट, इन्वेस्टमेंट, कैश, डिपोजिट, क्रेडिटर्स, वर्कमैन, सेविंग अकाउंट, BDR, ये तो लिखना नहीं था हमें। डिवेंचर डिस्काउंट लिखना है तो वो भी लिख देंगे यहाँ पे। इसमें आएगा डिवेंचर डिस्काउंट, अदर नॉन करंट का हिस्सा है वो, तो वो कितना था, 12,000। चलो, डिवेंचर डिस्काउंट हो गया। डिवेंचर डिस्काउंट के बाद क्या रहा था, उसके बाद आया इक्विटी कैपिटल हो गई, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, डिवेंचर लिख दिए, कैश का भी हो गया। फिर ये नई जो बैंक कैश है वो भी लिख दिया, इक्विटी से सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, वो डेबिट बैलेंस है तो वो भी हमें यहाँ करंट एसेट में ही लिख देना है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। और वो एक्सपेंस कितना है, 6,000। डिबेंचर डिस्काउंट और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, वो क्या है एग्जैक्टली, अदर नॉन करंट का हिस्सा है। ठीक है, लेकिन हमने अभी यहाँ पे करंट असेट्स में लिख दिया है, तो फिर ये साथ में मिला के टोटल कितना हो रहा है, 4,12,500। ठीक है, अब सारी एंट्रीज हो गई, तो अब हमें टोटल निकालना है।
तो टोटल के लिए सबसे पहले जो लियाबिलिटीज का टोटल कर देंगे एक बार, तो वो क्या आंसर आ रहा है वो एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ सबसे पहले कितना है, तो यहाँ पे देखो ये शेयर कैपिटल से लेके करंट लियाबिलिटीज तक का टोटल कितना आ रहा है 7,78,000। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो फिक्स एसेट टेंजिबल, फिक्स एसेट इंटेंजिबल, इन्वेस्टमेंट और एक करंट असेट्स का टोटल भी कितना आ रहा है 7,78,000। देखो यहाँ पे दोनों टोटल जो बैलेंस शीट के हैं वो इक्वल हो जाते हैं, तो उनका मतलब ये हुआ कि जो भी यहाँ पे कैलकुलेशन की है वो सही है। तो इसी तरह आपको जाना है। तो यहाँ पे नेट असेट से कैसे कैलकुलेशन करते हैं, कैसे जनरल एंट्रीज निकालते हैं और कैसे बैलेंस शीट बनाते हैं, वो सारी चीज देख ली। अगर फिर भी आपको इस समय कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज का ये अंक का काम यहाँ फिनिश कर देते हैं। थैंक यू।